हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज जो है हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए जो चीज़ पढ़ेंगे वो है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अकाउंट्स तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीए फाउंडेशन का, लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है वगैरह, आप अगर उसकी सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी से ले रहे हो तो आप मेरा कोड ट्यूटर10 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको हमारे चैनल को इससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है, थोड़ी सी कमीशन मिलती है हम लोग जब आप लोग एनरोल करते हो, सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि जाके कर लो, अगर आप कर रहे हो तो फिर ये कोड जो है ट्यूटर10 इसको यूज़ कर लेना। बस इससे ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा, पब्लिसिटी हमारी हो गई। अब चलो इसकी डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और थोड़ा सा कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, हो सकता है आपको नोट करने की ज़रूरत पड़े, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ठीक है ना? तो देखो, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये क्या चीज़ है। बहुत समय ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से डिस्कशन करना क्या होता है ना, चीज़ें इजी हो जाती हैं बताने को। तो हाँ, यहाँ डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमने एक एसेट खरीदा, ठीक है, और हमने सोचा कि ये जो एसेट है हमारा, ये हमको इक्वल बेनिफिट देता रहेगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इक्वल बेनिफिट देगा मतलब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट का पैटर्न है ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो एसेट से हमको जो बेनिफिट मिलेगा ओवर टाइम ये इक्वल है। लेकिन सॉरी, इक्वल है। तो इसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि चलो एसएलएम पे इसका डेप्रिसिएशन लगा दें। तो एसएलएम पे डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब क्या है कि हर साल आप एक इक्वल अमाउंट मशीन की कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि एसएलएम में हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट इक्वल होती है। तो आपने देखा नहीं, आपने एस्टिमेट किया कि बेनिफिट जो है हमको एसेट से क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी ओवर द ईयर्स, तो हम डेप्रिसिएशन भी एसएलएम में लगाएंगे। ऐसा आप लोगों ने तय किया और आप लोगों ने एसएलएम लगाना चालू किया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ऐसे करके आपने एसएलएम लगाना चालू किया। लेकिन जैसे ही 2 साल पार हुए, 2 साल पार हुए, आपको दिखता है कि एक्चुअल बेनिफिट जो है, मान लो ये लाइन जो मैं बनाऊंगा अभी वो एक्चुअल बेनिफिट का लाइन है। एक्चुअल बेनिफिट आपको एसेट से कुछ ऐसा मिल रहा है, ऐसा। ठीक है, एक्चुअल बेनिफिट ऐसा मिल रहा है मतलब शुरू के सालों में बेनिफिट आपको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बेनिफिट जो है ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसेट जो है उसमें वेयर एंड टियर हो रहा है, यूज के कारण एसेट पुराना हो रहा है, तो उसकी कैपेसिटी जो है कम होती जा रही है। ठीक है, तो जब आप ऐसा देखोगे तो इसके हिसाब से तो आपको डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडीवी में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो वहां पर डेप्रिसिएशन का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इस हिसाब से हमको डब्ल्यूडीवी लगाना चाहिए। तो ये आपने कब रियलाइज किया? जब आपका दूसरा साल खत्म हुआ, इस पॉइंट पे आपने रियलाइज किया। तो यहां तक तो आप एसएलएम पे लगा चुके थे। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप डब्ल्यूडीवी में लगाओ, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई रोक नहीं है, ऐसा कहीं पर किसी ने आपको रोका नहीं है कि एक बार आपने किसी मशीन पे एसएलएम लगानी शुरू कर दी तो आप उसका डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम जो डेप्रिसिएशन का मेथड लगा रहे हैं और एसेट से हमको जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगी, इन दोनों में मिसमैच है, इन दोनों में मिसमैच है, तो आपका एक्चुअली मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, जैसे जैसे आपको एसेट से बेनिफिट मिलेगी उसी हिसाब से, उसी पैटर्न में आपको कॉस्ट को भी मैच कराना है। तो यहां पर अगर आपका एसेट से बेनिफिट मिल रहा है आपको एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, यानी कि शुरू के सालों में ज्यादा और बाद के सालों में कम, और डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन में लगाते जाओगे यानी कि हर साल इक्वल, तो ये तो एक मिसमैच हो गया। तो मैचिंग कंसेप्ट यहां पे खुश नहीं हुआ। तो ठीक है, आपने 2 साल तक गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी किया किया। थर्ड ईयर से हम मेथड जो है उसको चेंज करके डब्ल्यूडीवी कर सकते हैं। तो एक बात याद रखो, चलो मैं इंस्टीट्यूट की मैट में आपको दिखाता हूं। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है। वो क्या है? पहली बात यह है कि हर साल के एंड में, देखो डेप्रिसिएशन हम कब लगाते हैं? साल के एंड में। पूरे साल हम मशीन का परफॉर्मेंस देखते हैं। अब 1-2 साल तक जब हम डेप्रिसिएशन लगा चुके होते हैं ना, तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि मशीन जो है हमको बेनिफिट किस पैटर्न में दे रही है। तो अगर आपको लगता है एवरी ईयर के एंड में आपको रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करते समय अगर आपको लगता है कि जिस मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और जिस
हिसाब से हमको एसेट से बेनिफिट मिल रही है, उन दोनों में जो है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है पैटर्न में, तो आप अपने डिप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, जहां तक आपने लगा लिया वहां तक लग गया, वहां तक आपको छेड़ना नहीं है, अगले साल से आप नेक्स्ट ईयर से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप साल के बीच में, किसी एक पर्टिकुलर ईयर के बीच में आप डिप्रिसिएशन की मेथड चेंज नहीं कर सकते कि पार्ट ऑफ द ईयर हमने एसएलएम लगा दिया, 6 महीना हमने एसएलएम लगा दिया, 6 महीना हमने डब्ल्यूडीवी लगा दिया, साल के बीच में हमको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मेथड में गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता। देखो डिप्रिसिएशन जनरली हम क्या करते हैं, महीने महीने का डिप्रिसिएशन अलग अलग थोड़ी लगाते हैं, हम तो साल के एंड में एक दिन आके डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना। तो एक साल का डिप्रिसिएशन तो आपको लगा लेना है, अगले साल से आप मेथड जो है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ये वाला थोड़ा अपना नोट्स में लिख लेना। देखो यहां पर मैंने हेडिंग डाल के रखा है, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज अ, यहां पर लिखना is a change in accounting estimate। ठीक है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में एक चेंज है, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, क्योंकि आपने जो पहले एस्टिमेट किया था, ये हमने क्या किया था, ये जो बेनिफिट हमको स्ट्रेट लाइन में मिलेगी और उस हिसाब से हम एसएलएम पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, ये आपका एक अकाउंटिंग एस्टिमेट था। डिप्रिसिएशन भी जो हम लगाते हैं, वो जो फिगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक एस्टिमेट है। आप एक्चुअल एक एक रुपए में तो बता नहीं सकते ना कि आपने मशीन से इतने रुपए का ही बेनिफिट लिया, ये तो आप नहीं बोल सकते। आप एक आइडिया लगाते हो कि इस मशीन को हम इतने साल चलाएंगे, इसकी कॉस्ट इतनी हुई थी, तो पर ईयर जो डिप्रिसिएशन है वो उतना होना चाहिए। तो ये भी एक एस्टिमेट ही होता है, और जब आप मेथड चेंज कर रहे हो तो वो उसी एस्टिमेट में एक चेंज होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, अब आगे क्या लिखा है, देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो मान लो कि एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 10,50,000 रुपए। ठीक है, उसका लाइफ जो है, लाइफ है मान लो 10 ईयर्स। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू ये है 50,000 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ 10,50,000, ये रुपीज़ 50,000। अब इसका एसएलएम पे कंपनी ने डिसाइड किया कि एसएलएम पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एसएलएम पे डिप्रिसिएशन कितना आता है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 10,50,000 जो हमारा कॉस्ट है, उससे हमको माइनस करना पड़ेगा 50,000 जो कि स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लाइफ हमारा कितना है 10 ईयर्स। तो ये आ गया 10 लाख बाई 10, यानी कि रुपीज़ 1 लाख पर ईयर। ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, एसएलएम पे। अब कंपनी ने क्या किया, 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है ना, कंपनी ने 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, मैं यहां पर लिखता हूं, आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ depreciation to WDV at the rate of 25% per annum। ठीक है, तो पहले हम एसएलएम पे लगा रहे थे, कितना था हमारा, 1 लाख पर ईयर था। 2 साल के बाद, 2 साल की डिप्रिसिएशन लगाने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देंगे और थर्ड ईयर से हम WDV एट द रेट ऑफ 25% लगाएंगे। तो हमारा थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, फाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो बहुत 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 आसान है। देखो कॉस्ट हमारी कितनी थी, मैं टाइमलाइन बना के समझाता हूँ, बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, ये मैंने डंडी जो है अपनी बना ली, ये 1 साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। ठीक है, बस इतना ही बनाने से काम चल जाएगा अपना। देखो यहाँ पर हमारा कॉस्ट कितना था, कॉस्ट हमारा 10,50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने कितनी लगाई इस पूरे पीरियड की, एसएलएम में देखो हमने 1 लाख पर ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या फिगर लिखूंगा बोलो डेप्रिसिएशन का, ग्रीन कलर से लिखता हूं 1 लाख। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पे आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यहां पर हमारी ये WDV कितनी आ गई, यहां पर जो हमारी WDV है ये आ गई
या बुक वैल्यू बोल लो, बुक वैल्यू आ गई 10,50,000 से 1 लाख गया 9,50,000। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये जो दूसरा साल है, इस दूसरे साल भी हमने एसएलएम पे ही डिप्रिसिएशन लगाया था, तो कितना लगाया होगा? ऑब्वियसली एसएलएम पे तो हर साल डिप्रिसिएशन का फिगर फिक्स होता है, तो 1 लाख ही लगाया होगा। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देते हैं फिर से 1 लाख पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगा। अब आ गए हम दूसरे साल के एंड में। ठीक है ना, इस पॉइंट से हमको अब डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देना है। तो यहां तक हमारा कितना डिप्रिसिएशन लग चुका? 1 लाख और 1 लाख 2 लाख। एसेट की कॉस्ट थी 10,50,000, तो यहां पर बुक वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां पर हमारा बुक वैल्यू जो है वो आ जाएगा 8,50,000। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10,50,000 के मशीन में आपने 1 लाख और 1 लाख 2 साल में 2 लाख रुपए डिप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से आगे हमको क्या लगाना है? WDV एट 25%। तो सिंपल है बस, ये जो आपका नया कॉस्ट मिल गया आपको, आप क्या करते हो? डिप्रिसिएशन कैसे लगाते हो? साल के शुरुआत में जो आपके एसेट की वैल्यू होती है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी एडिशन डिलीशन यानी कि उसका कोई भी पार्ट आपने बेचा नहीं है, खरीदा नहीं है, उन सबको आप इग्नोर कर दो। साल के शुरुआत में आपके जो भी एसेट की वैल्यू होती है, आप सीधा उस पर डिप्रिसिएशन का परसेंटेज मार देते हो, और मार के आप क्या करते हो? उस पर डिप्रिसिएशन मतलब कैलकुलेट कर लेते हो कि कितना परसेंट है। तो यहां पर देखो, साल के शुरू में हमारे डिप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कितनी थी? 10,50,000, और हमने डिप्रिसिएशन एसएलएम पे कितना कैलकुलेट किया था? 1 लाख। ठीक है, तो हमने 1 लाख यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगा दिया। उसके बाद फिर 9,50,000 था, हमने फिर से 1 लाख लगा दिया। अब देखो यहां पर मैं 10,50,000 पे कोई परसेंटेज इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि एसएलएम का कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। ठीक है ना, लेकिन डब्ल्यूडीवी हम कैसे लगाते हैं? वो तो हम साल के शुरू में जो भी हमारा बुक वैल्यू रहता है उसी पे परसेंटेज लगा देते हैं। तो अब यहां से हमको क्या मेथड अप्लाई करना है? WDV एट द रेट ऑफ 25%। ठीक है, तो इस साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा हमारा? बोलो, यहां पर आएगा हमारा 8,50,000 इंटू 25%। तो ये कितना आता है? 8,50,000 इंटू 25%, यह आ गया 2,12,500। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं 2,12,500। अब यहां पर हमारा फिर से बुक वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 8,50,000 जो है, इससे हमको 2,12,500 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करके कितना आएगा? 6,37,500। ओके, तो बुक वैल्यू आ गया 6,37,500। ये कब आया? थर्ड ईयर के एंड में। अब अगर आप फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन लगाना चाहते हो तो कितना होगा? सिंपल है, देखो इसी वैल्यू पे 25% मारना है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार फोर्थ ईयर का भी लिख देता हूं। 6,37,500 इंटू 25%, ये आ जाएगा 159,375। 159,375 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर हमारा फिफ्थ ईयर में जो भी WDV आएगा, इससे इससे इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फिगर। लेकिन हमको उसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला था, जो कि हमारा आ रहा है 2,12,500 रुपए एज पर WDV मेथड। तो ऐसे होता है, ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर क्या करना है हमको? अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला कि 3 साल तक हमने WDV लगाई, आगे हम लगाएंगे SLM, या 3 साल तक हमने SLM लगाई, आगे हम लगाएंगे WDV, तो पहले तो आप पहले 2 साल या 3 साल जो भी आपको बोला हुआ SLM पे, उस पर कैलकुलेट कर लो, उसके एंड में एसेट की बुक वैल्यू निकाल लो। अब इसी बुक वैल्यू से आप नए मेथड से कंटिन्यू करते जाओ, बस सिंपल है, एकदम आसान, बिल्कुल पानी है पानी। ठीक है ना, तो चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हमने डिस्कस कर लिया। देखो यही सेम एग्जांपल मैंने आपके साथ वहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के मैट का ही एग्जांपल है, अब देख लेना। ओके, अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 8 जो है, ये हमारा यही चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के ऊपर है। ओके, तो इसको एक बार पढ़ते हैं। अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 when they purchased plant and equipment for rupees 7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis. ठीक है ना, तो 15% WDV है। क्या है यहाँ पर? 15% WDV से उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, एंड ओवर द इयर्स देयर परचेजेस ऑफ प्लांट हैव बीन, क्या किया इन्होंने? 1/1/2016 को 1,50,000 का एक प्लांट परचेज किया, और 1/1/2019 को 2 लाख का एक प्लांट परचेज किया। ठीक है, ऑन 1/1/2019 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन। अब क्या हुआ? 1/1/2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि
अपना जो WDV मेथड से वो फॉलो करते आ रहे थे उसको चेंज करके वो अब SLM फॉलो करेंगे। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट वाज असेस्ड एज 6 ईयर्स। तो 1/1/2019 को देखा गया कि हमारी जो एसेट्स हैं उनकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 6 साल है फॉर ऑल द एसेट्स परचेज बिफोर 1/1/2019 विथ नो स्क्रैप वैल्यू एंड 10 ईयर्स फॉर द एसेट परचेज ऑन 1/1/2019। ठीक है, तो अब क्या कहा है हमको? हमको कहा है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ठीक है, कोई अकाउंट नहीं बनाना है, डेप्रिसिएशन का जो है अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, घबराना मत इसको देख के। ठीक है, और अपना जो हम हर बार करते हैं उस हिसाब से हम लोग भी टाइमलाइन सबसे पहले बनाएंगे। तो देखो टाइमलाइन जो बनाना शुरू करेंगे, यहां पर अंशुल जो है कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015, तो 1 जनवरी 2015 से टाइमलाइन बना लेते हैं और खत्म कब करेंगे? 31 दिसंबर 2019 जो है 31 दिसंबर 2019 में जाके खत्म करेंगे। तो टोटल हमारा कैलेंडर ईयर जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है तो 2015 16 17 2015 16 17 18 19 5 साल का हमको टाइमलाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा है? इलस्ट्रेशन 8 यहाँ पर लिखो और अपने कॉपीज में मेरे साथ साथ बनाना बिल्कुल। ठीक है, ताकि आपको भी इलस्ट्रेशन 8। ओके, अब 5 साल का हमको एक टाइमलाइन जो है वो बनाना है। यहाँ पर एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल। ठीक है, अब साल के नाम जो है मैं लिख देता हूँ 2000, एक सेकंड रुकना ज़रा, 2015 है ये, 2016 है ये, 2017 है ये, 2018 है ये और 2019 है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो भी डेटा हमको दिया हुआ है उसको इस टाइमलाइन में थोड़ा पुट करते हैं। देखो अंशुल जो है कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 व्हेन द परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर रुपीज 7 लाख। तो हम इस डेट को 1/1/2015 हमारा ये डेट है 1 जनवरी 2015, इस दिन को मैं डेट लिख ही देता हूँ यहाँ पर 1/1/15, इस दिन को हमने एक प्लांट खरीदा तो उसका P1 जो है प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो PE1 ऐसा नाम दे देते हैं। PE1 हमने खरीदा कितने में? 7 लाख में। ठीक है, और शुरू से लेके 2018 तक, शुरू से लेके 2018 के एंड तक हमने डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड फॉलो करना है? हमको फॉलो करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15% WDV। ठीक है ना, 15% WDV। तो यहां पर हम लिख लेता हूं मैं 15% WDV पे चलेंगे। तो 7 लाख का हमारा जो मशीन था, अब ये पहले साल का, ये जो 2015 है, 2015 का डिप्रिसिएशन इस पे कितना लगा होगा? 15% WDV। तो 7 लाख पे इंटू 15%, ये आ गया हमारा 1,05,000। तो ये डिप्रिसिएशन हमारा कितना लग गया? यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिप्रिसिएशन 1,05,000। ठीक है, अब हमको इस डेट में WDV चाहिए, इस डेट में। ठीक है, यहां हमको क्या चाहिए? WDV। तो ये कितना होगा? 7 लाख से 1,05,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 5,95,000। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं, 5,95,000 हमारा आ गया। अब इस 5,95,000 पे, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, पहले सारा इंफॉर्मेशन प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है ना, फिर देखो 1/1/2016 जो है, 1/1/2016 को हमने एक 1.5 लाख का और प्लांट खरीदा और 1/1/2019 को हमने 2 लाख का और प्लांट खरीदा। ठीक है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को पहले डाल लेते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ जो टाइम लाइन है हमारा 1/1/2016 कौन सा डेट है? 1/1/2016 जो है वो ये वाला दिन है। ठीक है ना, लिख लेता हूँ एक बार 1/1/2016, ये है हमारा 1/1/16। यहाँ पर ये PE1 की WDV है। ठीक है, PE1 की, और हमने PE2 भी एक खरीदा, उसका कॉस्ट है 1,50,000। तो 2 मशीन्स हो गए हमारे पास इस दिन। ठीक है, अब दोनों पे सेम डिप्रिसिएशन लगनी है, दोनों पे सेम डिप्रिसिएशन लगनी है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम एक बार ऐड कर लेते हैं। 5,95,000 प्लस 1,50,000, ये अपना आ जाएगा 7,45,000। ठीक है ना, 7,45,000 हमारा क्या है? इस मशीन का और इस मशीन का वैल्यू ऐड करके हमारा 1 जनवरी 2016 को जो भी वैल्यू था वो। ठीक है ना,
अच्छा, और 1/1/2019 को भी हमने एक मशीन खरीदा, 1/1/2019 को, देखो ये वाला, ये है 2 लाख का, इसको भी एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग PE3। तो ये हमारा 1/1/19 और यहाँ पर है हमारा PE3। ठीक है, तो इसको कितना में खरीदा हमने? 2 लाख में। ठीक है, आशा करता हूँ कि इसमें कोई डाउट अभी तक तो आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब 2016 की डेप्रिसिएशन हमको लगानी है। देखो 2016 में हमारे पास बिगनिंग में कितना वैल्यू था? 7,45,000। तो सीधा इस पे 15% लगा देंगे क्योंकि WDV पे चल रहे हैं हम। ठीक है ना, तो 7,45,000 इंटू 15%, ये हो जाएगा हमारा 1,11,750। तो यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन जो होगा 1,11,750। अब यहाँ पर जो हमारा WDV है वो कितना आएगा? WDV ये क्या होगा? 7,45,000 से 1,11,750 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आता है 633,250। कितना? 633,250। ये आ गया अपना WDV। अब इस पे फिर से 2017 के लिए 15% डिप्रिसिएशन लगा देंगे, तो 633,250 इंटू 15%, ये हो जाएगा 94,987.5 है, तो मैं 94,987 ही ले लेता हूँ। ये 94,987। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ का WDV आ जाएगा हमारा। तो ये आ रहा है WDV जो है वो आ रहा है 538,263। 538,263, ये आ गया हमारा WDV। ठीक है, अब इस पे फिर से 15% लगाना पड़ेगा 2018 के लिए। ठीक है, इस पे फिर से 15% लगाना पड़ेगा, तो 538,623 पे इंटू 15%, ये आ गया हमारा 80739। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 80739। इतना डेप्रिसिएशन हमने 2018 में लगा दिया। अब ये जो है इससे डेप्रिसिएशन माइनस होके यहाँ पर जो WDV आएगी हमारी, WDV, ठीक है, ये कौन से एसेट्स का है? PE1 प्लस PE2, प्लांट इक्विपमेंट 1 और प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 का। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 5,38,263 से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 457,523। ठीक है, 524 आएगा, सॉरी, लिख देता हूं 457,524, 457,524। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/1/2019 को इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन। तो ये जो दिन है हमारा, इस दिन से हमको यहाँ SLM लगाना पड़ेगा, SLM। ठीक है, तो SLM लगाने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो कॉस्ट, तो ओपनिंग डेट का कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा। देखो नया मशीन जो PE3 है उसका कॉस्ट है 2 लाख, और जो भी मशीन आप पुराना WD में डेप्रिशिएट करते हुए आए हो उसकी इस दिन की बुक वैल्यू जो है वो है 457,524। तो ये 2 चीजें तो आपको मिल गई। ठीक है ना, अब आपको क्या चाहिए? इन दोनों का यूजफुल लाइफ चाहिए, क्योंकि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो होता है ईयर्स में, वो करोगे तभी आपको SLM में डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब ये क्या कहा है कि नो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू तो 0 पकड़ना है। ठीक है, और जो एसेट्स हमने एक एक हाँ देखो यहाँ पर एक बार मिटा लेता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ क्लियरली क्या लिखा हुआ है। जो एसेट्स हमने परचेज बिफोर 1/1/2019 किया है ना, 1/1/2019 से पहले जो एसेट्स हमने परचेज किया है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी? देखो यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 इयर्स फॉर ऑल द एसेट्स परचेज बिफोर 1/1/2019। तो 1/1/2019 से पहले हमने कौन कौन से एसेट परचेज किए हैं? देखो PE3 जो है हमारा वो हमने 1/1/2019 को परचेज किया है, और PE1 और PE2 जो है जिसका हमारा 1/1/2019 को कॉस्ट है 4,57,524, इसका जो लाइफ है वो हमने माना है और 6 साल चलेगा, और 6 साल। ठीक है ना, टोटल 6 साल नहीं, देखो टोटल तो 1 2 3 4 4 साल हमने डिप्रिसिएशन लगा लिया, लेकिन यहां से और 6 साल चलेगा। तो PE1 प्लस PE2 जो है हम लोग इकट्ठे इसका SLM में डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। ये कितना होगा? डेप्रिसिएशन ऑन PE1 एंड PE2 ऑन SLM, ये होगा हमारा कॉस्ट कितना है? 4,57,524 रुपया, स्क्रैप वैल्यू 0 है, और लाइफ बोल दिया 6 साल। ठीक है, तो
457,524 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा अपना 76,254 रुपीज़। तो 76,254 रुपीज़ जो है पर ईयर, ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा ऑन एसएलएम बेसिस। ये इसका है हमारा P1 एंड P2 का। और P3 का क्या होगा, देखो P3 के लिए बोला है कि 10 ईयर्स फॉर द एसेट परचेज ऑन 1/1/2019। तो 1/1/2019 में हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 जो है 2 लाख का वो खरीदा था, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है। तो सिंपल इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्रैप वैल्यू इसकी भी 0 है, तो डेप्रिसिएशन ऑन PE3 जो होगा वो क्या होगा, 2 लाख का हमारा कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 0 है और 10 ईयर्स की लाइफ है, तो हमको कितना मिल जाएगा, 20,000। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन अब हम एसएलएम में कितना लगाएंगे, 76,254 प्लस 20,000, जो कि हमारा आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2019, ये हमारा आ जाएगा कितना, 96,254 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो एसएलएम में डिप्रिसिएशन लगाएंगे ना, ये डिप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा, 96,254 रुपीज़। तो यही है चेंज इन द मेथड। देखो क्या किया हमने, जिस दिन को हमको चेंज करना है, जिस साल से एक्चुअली हमको चेंज करना है, उस साल के ओपनिंग डेट का बैलेंस निकाल लो, यानी कि पुराने मेथड से पूरा डिप्रिसिएशन जो भी आपको लगाना था वो आप लगा लो। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस जो आपका निकला है उस पर बस अब नया मेथड लगाना चालू कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आप देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन का जो सोल्यूशन दिया हुआ है ना, उसको इन लोगों ने इस तरह से किया है। आप अगर इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली प्रेजेंट करके करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप अगर वर्किंग नोट करके दिखा दोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा ठीक से दिखा देना तो चल जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा जो आया है वो है, देखो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंस था 2019 का है, ये प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 2019 का दिखाया गया है। ठीक है, 2019 का इसका ओपनिंग बैलेंस जो इन्होंने लिया है 457,523, ये कौन सा है, ये जो प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 और 2 को आप यहाँ पर क्या कहते हैं डिप्रिशिएट करते करते जो लेके आ रहे हो, तो 1/1/2019 को ये जो बैलेंस आपकी आई है ना, यही इन लोगों ने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिया 457,523, मेरे में 524 है, बस थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद जो हमने 1 जनवरी को जो एसेट खरीदा नया PE3, वो देखो 2 बैंक करके इन्होंने नया एसेट खरीद लिया PE3। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन इन्होंने कितनी लगाई, 2019 में हमको SLM पे डेप्रिसिएशन लगाना था, तो डेप्रिसिएशन कितना लगाया देखो 96,253, जो कि मैंने यहाँ पर 96,254 निकाला है, उन्होंने 96,253 किया है। ठीक है, 1 रुपया इधर उधर है, तो 96,253 का डेप्रिसिएशन लगा और क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको चेंज इन द मेथड जो है वो समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल जो है टाइमलाइन में जितना दूर तक हम डेप्रिशिएट करके आ चुके हैं पुराने मेथड से, उतना तो पुराने मेथड में ही रहेगा, उसको छेड़छाड़ कुछ कर नहीं सकते। अब आगे जो है आज के दिन जो वैल्यू है डेप्रिशिएट करने के बाद उसको पकड़ो और आगे नए मेथड से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना चालू कर दो, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर एक चीज, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आपको एक चीज पता होगी, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तभी से हर एग्जाम्पल में हर बात में आप देख रहे हो कि डेप्रिसिएशन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स क्या है, आपका कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट या वैल्यू ऑफ द एसेट आप बोल सकते हो, कॉस्ट या वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या है, लाइफ, ये जो कि एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम बोलते हैं। ठीक है ना, और तीसरा क्या है, एस्टिमेटेड लिख ही देता हूं, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो आप एक एसेट को डेप्रिशिएट करते हुए चल रहे हो, मान लो कि उसकी कुछ लाइफ है 10 सालों की, आप उसको डेप्रिशिएट करते हुए चल रहे हो। ठीक है, अब अचानक से दूसरे या तीसरे साल के एंड में कभी आपको ऐसा लगा कि लाइफ जो है हमने जो 10 साल एस्टिमेट की थी अब वो 8 ही साल है। ठीक है, तो 3 साल ऑलरेडी निकल चुके, अब वो सिर्फ 5 साल चलेगी, टोटल लाइफ जो है वो 8 ही साल है, ऐसा आपको लगा यूज करते करते। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी फैक्टर अगर इनमें से चेंज होता है तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फैक्टर अगर इनमें से चेंज होता है तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो वही यहां पर बोला है कि अगर यूजफुल लाइफ, यहां पर तो एक ही पॉइंट है, देखो रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, यहां पर एक और चीज है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
और आपका ये भी हो सकता है कि स्क्रैप वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हो उसको, उसके बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो स्क्रैप वैल्यू आपने एस्टिमेट किया था शुरू में, कैलकुलेट नहीं, जो स्क्रैप वैल्यू आपने शुरू में एस्टिमेट किया था, स्क्रैप वैल्यू हम कब एस्टिमेट करते हैं, जब हम एसेट खरीद के लाते हैं और डिप्रिशिएट करना चालू करते हैं, तभी हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि 10 साल बाद या 15 साल बाद कितने का बिकेगा। तो वो एस्टिमेट 10 साल बाद का उस समय क्या सिनारी होगा वो तो आप ठीक से कर नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है आपकी एस्टिमेट में चेंजेस आ सकते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज पता चली जिससे आपको पता चला कि जो एस्टिमेट आपने लगाया था वो गलत है, अब उसको चेंज करने की जरूरत है। तो स्क्रैप वैल्यू में भी अगर कुछ चेंजेस होती है ना, तो आपको डेप्रिसिएशन को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर बोला है, देखो क्या लिखा है, द रेसिड्यूअल वैल्यू and useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year end, and if expectations differ from previous estimates, the change should be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with accounting standards। क्या कह रहा है, आप एक एसेट की डेप्रिसिएशन जो है लगाते जा रहे हो, ये डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट किया था, आपने उसकी कॉस्ट या वैल्यू जो है उसको लिया था, आपने एक यूजफुल लाइफ उसका एस्टिमेट किया था, और आपने एक स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट किया था। अब कॉस्ट या वैल्यू ये तो जनरली आपका चेंज होता नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो आपका कॉस्ट या वैल्यू चेंज हो सकता है, पर उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। मान लो कि अगर आपका एस्टिमेटेड लाइफ, आपने शुरू में जब डेप्रिसिएशन लगाना चालू किया था तो आपने 10 ईयर्स जो है लाइफ एस्टिमेट की थी, पर 2 साल यूज करने के बाद आपको लगा कि अरे यार ये मशीन, इसका तो हमने 10 साल बहुत ज्यादा लाइफ पकड़ लिया, 10 साल तो ये चलेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये 7 साल चलेगी टोटल, ऐसा आपको लगता है। तो 2 साल के बाद जो तीसरा साल है, जब जहां से तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है वहां से वो और कितने दिन चलेगा, 2 साल ऑलरेडी चल चुके, आपने नया एस्टिमेट लगाया 7 साल, तो और 5 साल चलेगा, तो उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन की फिगर फिर से रिकैलकुलेट करके थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो आपने पहले एस्टिमेट किया था, वो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब हमको लगता है कि इतना स्क्रैप वैल्यू जो है वो हमको मिलेगा नहीं, कम मिलेगा, या हो सकता है इससे ज़्यादा मिलेगा, तो उसका भी आप एक बुक्स में अगर उस एस्टिमेट में कुछ चेंजेस लाओगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो चेंज होगा। तो इसी चेंज को हमको अकाउंटिंग में भी इफेक्ट देना है, मेन बात यही है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का फिगर ही चेंज हो जाएगा। तो चलो इलस्ट्रेशन 9 जो है उसको देखते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग ₹6 लाख is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life under nil residual value for 3 years। क्या कहा है, मशीन की कॉस्ट है 6 लाख, उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, उसका 10 साल का हमने लाइफ जो है उसको अज्यूम किया था, और नील रेसिडुअल वैल्यू, जीरो रेसिडुअल वैल्यू जो है हमने अज्यूम किया था, ठीक है, for 3 years। The estimate of remaining useful life after third year was assessed at 5 years। अब 3 साल के लिए तो हम इन सारे फैक्टर्स पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहे, लेकिन थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है, थर्ड ईयर खत्म होने के बाद हमको लगा कि ये मशीन बस अब 5 साल और चल सकती है, ठीक है, was assessed at 5 years आफ्टर। देखो यहां पर लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लिखा है, द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर वाज असेस्ड एट 5 ईयर्स, मतलब 3 साल खत्म हो जाने के बाद ऐसा हमने असेस किया कि और रिमेनिंग लाइफ जो है 5 साल है। तो ऐसा मत समझ लेना कि टोटल लाइफ को ही इन्होंने 10 साल से 5 साल में एस्टिमेट लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये देखो यहां पर टाइमलाइन देखो, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ये तीसरा साल खत्म होने के बाद आगे और 5 साल चलेगा, यानी कि टोटल एस्टिमेटेड लाइफ कितना मान रहे हैं अब, 8 साल, ठीक है। अब इसको डेप्रिसिएशन कैसे करना है, ठीक है, सिंपल, यहां पर जो 6 लाख है हमारा कॉस्ट और 10 ईयर्स जो हमारा वर्किंग लाइफ है, उस हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, हम एसएलएम पे कर रहे हैं, ओके, तो हमारा डेप्रिसिएशन जो आएगा, यहीं पर लिख देता हूं, ये आएगा 6 लाख हमारा कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू हमारा 0 है, देखो नील लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड कर देंगे क्या से, डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ से, तो हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना जा रहा है, 60,000, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 हर साल हमको 60,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, पहले 3 साल तक हमने 60,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब थर्ड ईयर में जाके हमने कुछ रिविजन्स किए, क्या रिविजन्स किए, हमने देखा कि अब आगे ये एसेट सिर्फ और 5 साल चल पाएगा। तो इस पॉइंट पे देखो, मैं अभी फिर से आपको यहां दिखाता हूं, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हमारे एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची, यहां पर हमारा एसेट का वैल्यू था 6 लाख,
ठीक है, तो 6 लाख से आप 3 बार 60,000 माइनस कर दो, तो 6 लाख माइनस 6 3 18 होता है, तो 1,80,000 आप माइनस करो तो आ जाएगा आपका 4,20,000। तो इस पॉइंट पे हमारी बुक वैल्यू है 4,20,000। ठीक है ना, समझ गए। अब हमारा एसेट और कितने साल चलने वाला है, 5 साल। तो हमको आगे कितनी डिप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी पर ईयर, 4,20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं। तो रिवाइज्ड डिप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा, क्या आएगा, 4,20,000 हमारा कॉस्ट है। देखो हम किस दिन से रिवाइज कर रहे हैं, हम इस दिन से रिवाइज कर रहे हैं आगे, तो इस दिन को हमारा कॉस्ट कितना है वो लेना पड़ेगा। तो 4,20,000 हमारा कॉस्ट है, ठीक है, इससे स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे। अब रिवाइज्ड एस्टिमेटेड लाइफ हमारा कितना है, इस डेट से हमारा आगे और कितना साल चलेगा, 5 साल, ठीक है ना, इस डेट से आगे और 5 साल चलेगा। तो 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5, 84,000 रुपीज। तो अब जो है आगे आप डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, यहां पर 4th ईयर 5th ईयर ऐसे आप 84,000 करके लगाते हुए चलोगे 5 साल तक, ठीक है, ऐसे करके 5 साल तक। और आप देखोगे कि एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ में, आपका एसेट जीरो हो जाएगा क्योंकि आपकी रेसिडुअल वैल्यू तो जीरो थी, तो पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो 60,000 जो है हमने 3 साल तक लगाया, तो हमने कितना डिप्रिसिएशन लगाया पहले 3 साल में, 1,80,000, और 84,000 करके हम कितना साल लगाएंगे, 5 साल। तो मैं लिख लेता हूं 84,000 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,20,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन आपने कितना लगा दिया एसेट पे, दोनों को ऐड कर दो, 6 लाख, जो कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी, ठीक है। तो हमारा जो डिप्रिशिएबल अमाउंट था इस एसेट के केस में वो था 6 लाख, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो निल थी, तो 6 लाख से 0 माइनस करोगे तो 6 लाख ही बचेगा। और आपने ओवर द लाइफ इसको 6 लाख में 6 लाख रुपए पूरा डेप्रिशिएट कर दिया। और टोटल लाइफ इसकी कितनी हुई, पहले 3 साल आपने 60,000 पे डेप्रिशिएट किया, फिर 5 साल, तो टोटल आपका 8 ईयर्स जो था इसका लाइफ था, ठीक है। तो ये था हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में अगर कोई रिवीजन होता है तो हम कैसे डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा चेंज हो जाता है वो देखना था। तो ये आपने देख लिया है, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई मतलब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब आपने हमेशा अपने लाइफ में जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो उसमें एक आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि एसेट्स जो हैं या जो भी चीज़ हमने बिजनेस में जितने में खरीदी है हिस्टोरिकल कॉस्ट उसी पे कैरी करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये तो था आज तक का कॉन्सेप्ट। पर जब से आईएफआरएस के साथ अपना कन्वर्जेंस हुआ है ना, जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपडेट हो गए एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और हम अब आईएएस से कंप्लायंस करते हैं, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि आईएफआरएस से लिए गए हैं, एक तरह से बोल सकते हो कि इनकी 99% कंटेंट जो होती है वो आईएफआरएस से ही ली गई है। तो उसमें क्या कहा है, उसमें अब जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा पीछे ले गए हैं और एक नई कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि है फेयर वैल्यू। और ये कहते हैं कि मान लो कि कोई लैंड है, लैंड के केस में आपको पता है कि वैल्यू जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो मान लो कि कोई लैंड है जो आपके बिजनेस के पास है और जो आज से आपने 25 साल पहले 1 लाख में खरीदी थी, तो लैंड का तो कोई डेप्रिसिएशन होता नहीं है, तो उसको आप बुक्स पे 1 लाख में ही दिखाए जा रहे हो, आपका लैंड जो है उसको बुक्स में 1 लाख पे ही कैरी किए जा रहे हो। लेकिन आज अगर उस लैंड की वैल्यू लगाई जाए तो उस लैंड की वैल्यू मान लो 1 लाख की जो लैंड खरीदी थी उस लैंड की वैल्यू मान लो 50 लाख हो गई है, ठीक है, 50 लाख हो गई। हो सकता है भाई 25 साल पहले खरीदा एक लैंड 1 लाख में, लैंड की वैल्यू आज हो सकता है कि उस एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया हो, 50 लाख हो ही जा सकता है। तो अगर मैं अभी भी अपने बुक्स में उस लैंड को 1 लाख में दिखाऊंगा तो क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो मेरी बैलेंस शीट दिखा रही है क्या वो ट्रू एंड फेयर है, क्या वो ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखा रही है? वो तो मेरे एसेट को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू करके दिखा रही है। तो ऐसा कहा गया है कि आप एक रिलायबल मेजरमेंट अगर लगा सकते हो अपने एसेट्स का, ठीक है, तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को भूल जाओ और साल के एंड में जिस दिन भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन अगर आप अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का एक रिलायबल मेजर, एक रिलायबल वैल्यू लगा सकते हो जिसको कि हम फेयर वैल्यू बोलते हैं, तो आप अपने बुक्स में एसेट को उस वैल्यू पे दिखा सकते हो।
पर वो वैल्यू जो है ना वो एक रिलायबल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे लैंड के केस में क्या होता है, लैंड के केस में क्या होता है कि मान लो आपका ये लैंड है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपका ये लैंड है, ठीक है, आपके जस्ट बगल में किसी और का सेम टुकड़ा है लैंड का, और उसने अभी अभी इस लैंड को 50 लाख में बेचा, यानी कि आपका भी सेम लोकेशन में जस्ट उसके बगल में ही है, तो आप भी जब बेचने जाओगे तो आपको भी 50 लाख मिलेगा मार्केट में, ठीक है। हो सकता है 1-2 लाख कम या ज्यादा हो जाए, 50 का 49 या 51 हो जाए, लेकिन एक रिलायबल एस्टिमेट तो हो रहा है ना। आप हवा में बात थोड़ी कर रहे हो कि मेरा लैंड का वैल्यू 50 लाख है, अरे भाई बगल वाला सेम जमीन 50 लाख में बेचा है तो आप भी बेच सकते हो, और ये जमीन जो है वो अपने बुक्स में आप 1 लाख की दिखाए जा रहे हो। तो शेयर होल्डर जब बैलेंस शीट देखेगा तो बोलेगा अरे यार इस कंपनी के पास तो सिर्फ 1 ही लाख का लैंड है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली वो लैंड है आपका 50 लाख का। बिल्डिंग भी मान लो कि बिल्डिंग्स की भी जो है वैल्यू बढ़ती है, एक बहुत बड़ा आपका बिल्डिंग है, काफ़ी साल पहले आपने बनवाया था तो उस समय कॉस्ट कम थी, बिल्डिंग की वैल्यू कम थी, डेप्रिशिएट करते हुए आ रहे हो बिल्डिंग को, ठीक है, डेप्रिशिएट हो कर आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जो है बुक्स में बहुत कम हो गई है, लेकिन एक्चुअल में आज वो बिल्डिंग बेचने जाओ तो 1 करोड़ की बिक जाएगी, जबकि बुक्स में मान लो सिर्फ 25 लाख की दिख रही है। तो उस हिसाब से अगर आप एक रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कि आप अपने बुक्स में एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू कर दो, रिवाइज कर दो, ठीक है। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया वो तो मीठा वाला एग्जांपल दिया जिसमें वैल्यू बढ़ रही है, तो आपने खुशी खुशी जो है इस एग्जांपल को ग्रहण कर लिया, हजम कर लिया। लेकिन भैया इसका उल्टा भी हो सकता है, एक लैंड आपकी थी जो कि एक हाईवे के बगल में थी, ठीक है, लेकिन अचानक गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हाईवे यहां से हटा देंगे क्योंकि ये हाईवे पतली है, और एक दूसरी जगह से हाईवे को घुमा के लेके जाएंगे, इमीडिएटली आपके लैंड की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, इमीडिएटली आपके लैंड की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आपके लैंड की वैल्यू गिर गई, ठीक है, आपने उसको फेयर वैल्यू पे दिखा रखा था, लैंड की वैल्यू गिर गई, तो अब आपको रीवैल्यू करके उसकी वैल्यूएशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस लैंड के बगल से हाईवे निकलता है उस लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है, पर जब हाईवे जो है वो वहां से हट जाएगा तो आपके लैंड के जो वैल्यू थी वो अब उतनी नहीं रहेगी। तो रीवैल्यूएशन जो है ना वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? आप बोलोगे कि सर अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोल रहा है कि आप अपने बुक्स में वैल्यू को बढ़ा सकते हो, तो वैल्यू को बढ़ाना कोई वॉल्यूम का नॉब थोड़ी है जो घुमा दिया और वैल्यू बढ़ गई। जर्नल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना बुक्स में एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो इसको समझाने के लिए, इसकी एंट्री कैसे होगी उसको समझाने के लिए मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल में ले चलता हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से नहीं सीखा तो क्या सीखा, एग्जाम्पल से सीखने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इसको सीखने में, ठीक है ना, एक बार समझ गए तो मजा आ जाएगा। अब मान लो कि ये 4 साल है, ठीक है, ये जो मैंने डॉट्स लिए हुए हैं 1 2 3 4 साल है, ये इनिशियल 0 ईयर है। अब कोई एसेट है आपके पास, एक लैंड है, लैंड का एग्जांपल क्यों लेंगे हम, क्योंकि लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, तो डेप्रिसिएशन को हम अभी इस डिस्कशन से थोड़ा दूर रख रहे हैं, आप इग्नोर करो कि डेप्रिसिएशन अभी कुछ हमको लगाना नहीं है, ठीक है। तो एक लैंड है हमारे पास, ठीक है, उस लैंड की इस डेट को वैल्यू है 1 लाख, बस सिर्फ 1 लाख आपके बुक्स में, ठीक है। अब ये 1 साल आपका खत्म हो जाता है, इस साल के एंड में आप आते हो और आप लैंड को रीवैल्यू करते हो, रीवैल्यू करके देखते हो कि अब ये लैंड जो है हमारा, इस लैंड की कीमत हो गई है 1,10,000, ठीक है। तो लैंड की कीमत 1,10,000, मतलब आपने +10,000 यहां पर कर दिया, लैंड की वैल्यू में क्या किया, +10,000, ओके। अब इसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ बताया जा रहा हूं, ठीक है। एंट्री आप क्या पास करोगे, देखो, क्योंकि लैंड है आपका एसेट है, बुक्स में जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कितने से बढ़ाई, अपने 10,000 से, तो एसेट अकाउंट जो है, मैं यहां पर डायरेक्ट लैंड ही लिखता हूं, लैंड अकाउंट जो है इसको आपको तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट की जब वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, तो वो हो जाएगा 10,000 से डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट क्या करोगे, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हो, जो लोग ये चैप्टर पढ़ के नहीं रखे हैं, पहले जो लोग पढ़ के रखे हैं उनको तो पता ही है, जो लोग नहीं पढ़ रखे पहली बार इस टॉपिक को डिस्कशन जो है सुन सकते हैं, वो लोग बोल सकते हो कि सर देखिए, लैंड का जो वैल्यू बढ़ गया, अपने बिजनेस का तो फायदा हो गया बुक्स में, क्योंकि जो एसेट की वैल्यू पहले कम थी अब बढ़ा दी हमने, तो बिजनेस का फायदा हो गया, तो सर इसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रिएट होता है इसका मतलब हमको कोई प्रॉफिट हुआ, कोई इनकम हुई। आपका कहना सही है, लेकिन
अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आप यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दोगे, मान लो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 लिख दिया, तो क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट का फिगर जो है 10,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ तो जाएगा ही। उसके कारण क्या होगा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है ना, जिसे हम डिविडेंड देते हैं, जिसे कंपनियां डिविडेंड देती हैं, वो ज्यादा हो जाएगा। तो उसके कारण आपको डिविडेंड्स जो हैं वो ज्यादा देने पड़ जाएंगे, डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ज्यादा। और डिविडेंड्स जो दिए जाते हैं, डिविडेंड्स ये कैश में दिए जाते हैं। ठीक है ना, आप खुला कैश बांट रहे हो, कैश लो मेरे लैंड की वैल्यू बढ़ गई, हम कैश बांट देते, खुशी में कैश बांटे जा रहे हो। मिठाई जैसे बांटते हैं ना, मिठाई जैसे बांटते खुशी में, वैसे आप कैश बांटे जा रहे हो शेयर होल्डर्स को, ये लो प्रॉफिट लो लैंड। लेकिन आप एक चीज ध्यान से समझो, ये लैंड की वैल्यू ना आपने सिर्फ बुक्स में बढ़ाई है, कोई लैंड बेच के आपको ये 10,000 का प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। ये चीज सबसे ज्यादा टेक्निकल है, इस चीज पे ध्यान देना। ये जो 10,000 आपका प्रॉफिट बढ़ा है ना, ये सिर्फ आप बातें कर रहे हो, बातें, अभी तक ये प्रॉफिट आपने रियलाइज नहीं किया। आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे जमीन की कीमत ना 1 करोड़ है, मैं तो करोड़पति हो गया, पर अब क्या आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि जमीन तो अभी तक आपने बेची ही नहीं है, आपने उसका जस्ट वैल्यू बुक्स में रिवाइज किया है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट अगर बुक कर दोगे ना, तो ये चीज जो है ये सही नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि इसको आप एक रिजर्व में डाल दो, एक रिजर्व में डाल दो, जो बाद में आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये हम जो क्रेडिट करेंगे उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व? रीवैल्यूएशन रिजर्व, या बहुत लोग इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बोलते हैं। तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा लिख दूंगा, चलो रीवैल्यूएशन सरप्लस ही लिखते हैं, क्योंकि वैसा बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट की मैथ में रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अच्छा, पूरा ही लिख देता हूं एक बार, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, और यहां पर हमने 10,000 रुपये डाल दिया। तो आज के दिन हमारा एक रीवैल्यूएशन का एक ये है कोटा क्रिएट हो गया, और इसमें पैसे पड़े हुए हैं हमारे 10,000। ये क्या है हमारा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, ठीक। अब इस साल की कहानी तो खत्म, खुशी खुशी हमने लैंड की वैल्यू बढ़ा दी, बुक्स में एसेट ज्यादा दिख रही, मजा आ गया। अब मान लो कि किसी कारणवश अगले साल आपका एसेट का जो वैल्यू है वो हो जाता है 1,02,000। कितना? 1,02,000। अब आप क्या करोगे, क्या एंट्री पास करोगे? ये एंट्री मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, यहां। तो क्या एंट्री पास करोगे? आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो -8,000 चली गई। ठीक है ना, शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव हो रहा है आपकी एसेट की वैल्यू में, और आपका -8,000 हुआ, और आपने 1,10,000 से सीधे 1,02,000 पे अगले साल एसेट को रिवैल्यू कर दिया, फेयर वैल्यू 1,02,000 आ गई। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे बताना। अकाउंटिंग जो है वो देखो, लैंड की वैल्यू कम हुई है 8,000, लैंड की वैल्यू आपने 1,10,000 कर दी थी, अब हो गई 1,02,000, तो 8,000 से कम करनी पड़ेगी। तो लैंड हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू कम मतलब क्रेडिट होगा, तो उसको पहले लिख लेते हैं टू लैंड अकाउंट, और यहां पर हम 8,000 क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर डेबिट किसको करें? डेबिट भी तो 8,000 किसी को करना पड़ेगा ना, डेबिट किसको करें? तो एक तरह से देखो, लैंड की वैल्यू कम हो जाना तो हमारा लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट अगर कर दें, बाई चांस मान लो कि हम यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ऐसा लिख देते हैं 8,000, तो शेयर होल्डर्स दौड़ के आ जाएंगे मारने के लिए। क्या बोलेंगे? अरे बाबू, आज जब बढ़ा था तब तो प्रॉफिट में क्रेडिट नहीं दिखाया था, हम लोगों को बोला था कि बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट में क्रेडिट दिखा देंगे, तो डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा बट जाएगा फालतू का। अब जब कम रहा है तो प्रॉफिट से कम करके दिखा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो सरप्लस यहां पर डाल के रखे हो ना 10,000, इसी से एडजस्ट करो, इस 8,000 के लॉस को इसी से एडजस्ट करो, तो बात भी सही है। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है हमारा कटोरा, उसमें 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, वो कहां से आया था? वो रीवैल्यूए जो हमने किया था, अपवर्ड वैल्यूएशन जो हमने किया था, उससे ही ये 10,000 आया था। तो आज जो हम उसको डाउनवर्ड वैल्यू कर रहे हैं 8,000 रुपए, तो यहीं से 8,000 ले लो ना, और उस डाउनवर्ड वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कर दो। तो लैंड को हमने 8,000 कम कर दिया, और जो डेबिट करेंगे उस किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब चीजें और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ एक एक चीज जो है देखते चलना। अब अगले साल देखो,
एसेट की वैल्यू जो है अगले साल क्या हो जा रही है, 95,000 हो जा रही है। कितनी? 95,000 और गिर गई। बेचारे कंपनी के शेयर होल्डर्स जो परेशान, मालिक भी परेशान, क्या बात है भाई, हमारी एसेट की वैल्यू गिरती जा रही है, पर गिर गई है तो अब आपको फेयर वैल्यू पे इसको रिवैल्यू तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, गिर गई। अब आप मेरे को बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है ना, इसकी एंट्री यहां नीचे लिखेंगे। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो एसेट की वैल्यू 1,02,000 से 1,02,000 से 95,000 गई, मतलब 7,000 का गिरावट है। तो एसेट को तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर लिखता हूं टू लैंड अकाउंट 7,000, एसेट को मैंने 7,000 क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे बताना, डेबिट। तो आप बोलोगे कि सर पिछले बार भी गिरा था यहाँ पर 8,000, तो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट को डेबिट कर दिया था, इस बार भी कर दो, इस बार भी कर दो। अच्छा चलो लिख देता हूँ क्या लिखना है हमको, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट और डेबिट। अब यहां पर मैं अमाउंट लिखने जा रहा हूं, तो अमाउंट कितना लिखेंगे, हमको 7,000 लिखना है। पर क्या मैं यहां पर 7,000 लिख सकता हूं? ध्यान से सोचो, 10,000 रुपए हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस में लाया था। कैसे? एसेट की अपवर्ड वैल्यूएशन हुई थी तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में 10,000 आया था। लेकिन उसके बाद अगले साल जब एसेट की वैल्यू 1,02,000 हो गई, यानी कि 8,000 कम हो गई, तो हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस से 8,000 निकाल भी तो लिया, हमने यहां पर 8,000 डेबिट कर दिया उसको। तो अब हमारे पास इस रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बचा हुआ है? 8,000 यहां से निकल गया, तो यहां पर सिर्फ 2,000 बचा हुआ है। तो बबुआ हम यहां पर है ना 7,000 डेबिट नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम कितना डेबिट कर सकते हैं? जिसमें उतना पड़ा हुआ है उसमें 2,000 पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम 2,000 डेबिट कर सकते हैं। ये रीवैल्यूएशन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसमें 2,000 का क्रेडिट पड़ा है, तो मैक्सिमम आप 2,000 डेबिट कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं, नहीं तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है ना, तो 2,000 डेबिट कर दिया। बाकी का जो 5,000 है, ई कौन खाएगा, ये लॉस कौन सहेगा? तो अब देखो ये लॉस और कोई उपाय नहीं है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है हमारे पास, कोई उपाय नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा। आप चाहे शेयर होल्डर्स कितना भी चिल्ला लें और बोलें कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से मारो ना एडजस्टमेंट, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ रहे हो? तो आप बोलोगे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में जितना भी हमने डाला था ना अपवर्ड वैल्यूएशन का, उतना सारा खा पी के खत्म हो गया, अब कोई उपाय नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमको लॉस बुक करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉफिट कम हो जाएगी, तुमको डिविडेंड कम मिलेगा। समझे? तो ऐसा होगा हाल। अब आखिरी जो साल है हमारा, इस साल में हो गया चमत्कार। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। कैसा चमत्कार हुआ? फिर से एसेट जो है हमारी, फिर से एसेट जो है वो आ गई 1,10,000 पे, वापस चमत्कार हो गया। अब बताओ कि इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे ज्यादा मजेदार। ठीक है ना, तो यहां पर आज पढ़ाने में काफी मजा आ रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आपके साथ मजाकिया मूड में पढ़ा रहा हूं। तो ये बताओ कि 1,10,000 जो है, इसकी ये जो 95,000 से सीधा 1,10,000 हो गया, तो कितना बढ़ा बोलो? ये बढ़ गया हमारा 15,000। अरे वाह, मजा आ गया, 15,000 रुपए एक बार में एक साल में बढ़ गए। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि लैंड की नहीं, किसी शेयर की बात कर रहा हूं, दाम जो है ऊपर नीचे होते जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, 15,000 जो हमारे बढ़ गए, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? तो सबसे पहले देखो एसेट वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, लैंड अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से। लैंड अकाउंट जो है ये डेबिट होगा 15,000 से। अब आप बोलोगे कि सर रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है इसको क्रेडिट कर दो। जैसे पहले साल जब बढ़ी थी 10,000, तो हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया था कि नहीं किया था? हाँ किया था। तो इस साल भी रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देते। तो जैसे ही हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालने जाएंगे ना क्रेडिट, तब वही शेयर होल्डर्स फिर आके रोने लगेंगे कि अरे बेटा, पिछले साल जब एसेट की वैल्यू गिरी थी तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको झटका खिला दिया था 5,000 का, अब वही एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमको वो 5,000 तो दे दो जो पिछले साल हमारा नुकसान करवाया था। तब मैनेजमेंट सोचेगी हाँ भाई ये बात भी तो सही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पिछले साल एसेट की वैल्यू कम होने के कारण हमने शेयर होल्डर्स को 5,000 रुपए से डिप्राइव किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक की थी 5,000, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट हमारा 5,000 कम हो गया होगा। लेकिन इस साल तो इसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से बढ़ाएंगे भी, लेकिन पहला 5,000 ये जो लॉस आपने पिछले साल रिकॉर्ड किया था इसको पहले कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो इतने के लिए एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना,
अगर कोई एसेट की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है और वहां पर आप उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर रहे हो, तो सब्सिक्वेंटली अगर किसी फ्यूचर ईयर में उसकी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है ना, तो जितना पहले आप उसका लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर चुके हो, उतना अमाउंट तक अपवर्ड रिवैल्यूएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बुक कर सकते हो। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम पिछले एक साल में 5,000 रुपया इसके अगेंस्ट में लॉस बुक किए थे। तो अभी जो हमारा यहां पर प्रॉफिट हुआ है उसमें हम 5,000 रुपए तक का प्रॉफिट यहां से प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है यहां पर हम 5,000 तक का अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी 10,000 कहां करेंगे? सिंपल है, बाकी 10,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही होगा। तो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये अकाउंट जो है इसमें बाकी 10,000 आ जाएगा। तो समझे? देखो, अगर आपका नॉर्मल अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है नॉर्मल, तो आप क्या करोगे? एसेट की वैल्यू को बढ़ाओगे, एसेट को डेबिट करोगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस में आप पैसा डाल दोगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में एक पैसा चला गया। अब सब्सिक्वेंटली अगर नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ता है तो फिर एसेट की वैल्यू बढ़ाओगे, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालोगे। लेकिन मान लो कि घटता है, तो जितना आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में बढ़ा रखा है उतना पार्ट के लिए आप जब घटाओगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से ही एडजस्टमेंट करोगे, वहीं से घटाते चलोगे। लेकिन मान लो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में 15,000 बढ़ा रखा था रीवैल्यूएशन सरप्लस से, और अब 20,000 घटाना है, तो 15,000 तो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस से आ जाएगा, बाकी 5,000 के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। फ्यूचर में फिर जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, तो पास्ट में अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था कभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए, तो उतने अमाउंट से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले ठीक कर लोगे, अपवर्ड कर लोगे, ठीक है ना, इनकम बुक कर लोगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाओगे। ठीक है, तो यही सिनेरियो है। ये वाला आप अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये वाला आप अपने कॉपी में लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। काफी मेहनत करके मैंने आपको समझाया, दिक्कत तो आपको नहीं हुई होगी समझने में। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। 100 बार बताओ, पूछोगे 100 बार बताने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी बातें यहीं पर लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेना, ये आपका होमवर्क है, आप इसको रीड कर लेना खुद से। ठीक है, क्योंकि 1-2 नंबर का ट्रू फॉल्स यहाँ से थ्योरी से पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो चार्ट भी दिया हुआ है कि इंक्रीज और डिक्रीज होने पे क्या करना है। तो अगर इंक्रीज होता है तो आप रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालो, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, यानी कि पहले कोई डिक्रीज हुआ था उसके बाद आप इंक्रीज कर रहे हो, तो फर्स्ट जब डिक्रीज हुआ होगा तब तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको चार्ज किया होगा। ठीक है, तो अब सब्सिक्वेंट इंक्रीज कर रहे हो तो पीएल को पहले आप इनकम दे दो उसके बाद। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, वो मैं बता देता हूं कि अगर आपकी लैंड जो है, ये फर्स्ट ईयर और ये 2 ही साल की बात करते हैं, अगर आपकी लैंड जो है ये 1 लाख की है और पहले ही साल में ये 95,000 में आ जाती है, तो उस समय हम क्या करेंगे? टू एसेट करेंगे, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है 5,000 से। डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 5,000 का। आप एक चीज याद रखना कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में कभी आप डेबिट बैलेंस नहीं डाल सकते। आप कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं डाल सकते। जैसे अपने बैंक अकाउंट में आप कभी नेगेटिव अमाउंट डाल सकते हो क्या? आप बोल सकते हो कि मैंने -5,000 रुपए आज अपने बैंक में जमा करा दिए, ये पॉसिबल नहीं है। ओवरड्राफ्ट की बात मैं नहीं कर रहा यहां पर, मैं नॉर्मल बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं। नॉर्मल बैंक अकाउंट में आप कभी -5,000 रुपए डिपॉजिट करा सकते हो? नहीं, जब भी डिपॉजिट होगा प्लस फिगर ही होगा। ठीक है ना, तो वैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस हमेशा अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में ही आएगा, और एक बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद अगर उस एसेट की वैल्यू डाउन होती है तब आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा निकाल के उस डाउनवर्ड वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले ही बार में अगर एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो उस केस में आप यहां पर पीएल की जगह रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट बैलेंस आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन में डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। जैसे एसेट में कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता ना, वैसे प्रोविजंस, रिजर्व्स, इनमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। समझ गई बात मेरे? चलो, अब आओ इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नहीं एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट की मैट में, प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, इसको देखते हैं। ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमेजिंग ग्रुप had property, plant and equipment with a book value of rupees 35 लाख on 31 दिसंबर 2019।
ठीक है, तो अमेजिंग ग्रुप बोल के कोई कंपनी है, उसका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका 31 दिसंबर 2019 को बुक वैल्यू कितना है, 35 लाख। ठीक है, द बैलेंस इन द रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट इज 3 लाख। ओके, as a part of their practice of revaluing assets on yearly basis, another revaluation was carried out on 31 December 2019. Evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st December 2019 was 37 लाख, 33 लाख, 31 लाख. Also give journal entries. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, टाइमलाइन बनानी ज़रूरी है। टाइमलाइन हाँ ठीक है, बना लेते हैं। नहीं, टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डेट है यहाँ पर, 31 दिसंबर 2019 की कहानी है। तो 31 दिसंबर 2019 इस दिन क्या था हमारा, बुक वैल्यू जो है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो भी बोलो आप, था 35 लाख रुपए, ₹35 लैक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई है। देखो, बुक वैल्यू 35 लाख ऑन 31 दिसंबर 2019, बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट वाज 3 लाख। तो इसी दिन को हमारा, इसी दिन को रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है, ठीक है, इसमें बैलेंस कितना है, ₹3 लाख, इतना बैलेंस हमारा पड़ा हुआ है। अब इसी डेट को हमने एसेट को फिर से फेयर वैल्यू किया, फिर से रिवैल्यू किया, और उसके 3 सिनेरियोज दिए हुए हैं। इसी दिन को हमने एसेट को फिर से रीवैल्यू किया। ठीक है, किस एसेट को, इस एसेट को जिसकी कॉस्ट जो बुक वैल्यू 35 लाख है उसको रीवैल्यू किया, और उसके 3 सिनेरियो दिए हुए हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो पहला सिनेरियो में हमारा वैल्यू कितना बताया हुआ है, पहला सिनेरियो में वैल्यू बताया हुआ 37 लाख। तो यहां लिख लेता हूं, फेयर वैल्यू जो है ये कितना, 37 लाख, या आप बोल सकते हो रिवाइज्ड वैल्यू। यहां पर फेयर वैल्यू जो है दूसरा सिनेरियो, उसमें दिया हुआ है 33 लैक्स, कितना, 33 लैक्स। और तीसरे सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है, 31 लैक्स, तीसरे सिनेरियो में 31 लैक्स। ठीक है, तो हमारा बुक वैल्यू कितना है, 35 लाख, और अगर हम इसको फेयर वैल्यू यानी कि रीवैल्यूएशन करते हैं 37 लाख पे, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है 35 से 37 यानी कि प्लस हो रहा है 2 लाख, प्लस 2 लाख हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है हमारा, 35 लाख से 33 लाख यानी कि माइनस हो रहा है 2 लाख। ओके, और इस थर्ड केस में क्या हो रहा है, 35 लाख से 31 लाख, तो माइनस हो रहा है 4 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है जैसा मैं दिखा रहा हूं आपको। अब देखो, जर्नल एंट्री मांगा है तीनों केस में। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, वैल्यू 2 लाख बढ़ रही है, तो सबसे कॉमन चीज, सबसे इजी चीज जो होगी वो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो अकाउंट है उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 2 लाख से, क्योंकि वैल्यू एसेट की बढ़ रही है, तो भाई एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट को तो डेबिट करना पड़ेगा। 2, आप क्रेडिट किससे करोगे, देखो एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है, जब भी बढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस में आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहां पर हम रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख देंगे 2 लाख का। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 2 लाख। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस का जर्नल एंट्री हमने कर लिया। सेकेंड केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो सेकेंड केस में हमारा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 2 लाख से। ठीक है, तो एसेट अकाउंट को तो क्रेडिट होगा, तो 2PPE क्रेडिट वाला पहले लिख लेता हूं, जर्नल का जो इजी पार्ट है ना उसको पहले लिख लेना चाहिए। अगर जर्नल में 2 मार्क्स हैं तो कम से कम इसका 1 मार्क तो देगा ना, ऊपर वाला नहीं भी पता है तो नीचे वाला का तो 1 मार्क दे देगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो 2 लाख। ठीक है, ये लिख लिया। अब बताओ डेबिट क्या होगा, डेबिट भी 2 लाख ही होगा। अब क्या होगा ये बता दो। देखो हिसाब से तो एसेट की वैल्यू जब गिर रही है ना, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बुक करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। लेकिन इन लोगों का इस डेट में एक रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑलरेडी पड़ा हुआ है 3 लाख का,
तो रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है 3 लाख का मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है रीवैल्यूएशन सरप्लस में। मैंने आपको बताया कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो भी बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब जो रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है मतलब आपने पास्ट में कभी इस एसेट को अपवर्ड वैल्यू किया था, तभी तो जाके ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा। तो ये जो 3 लाख पड़ा हुआ है, इसमें से आप टोटल डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का कितना झटका सह सकते हो। 3 लाख जो आपके पास सेविंग्स है, उससे आप टोटल एक्सपेंडिचर या लॉस कितना सह सकते हो 3 लाख का। तो यहां पर हमारा लॉस कितना हो रहा है, 2 लाख का हो रहा है। तो हम लोग आराम से ये जो 2 लाख का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है उसको सह सकते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस जो ऑलरेडी हमारे पास 3 लाख का पड़ा हुआ है उससे। तो यहां पर हम डेबिट किसको करेंगे, ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन सरप्लस को, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, इधर आजा बेटे, आ गया। चलो यहां पर लाइंस खींच देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। ठीक है, ये और यहां पर ऐसे। अब तीसरा केस जो है इसमें देखो हमारा लॉस कितने का हुआ, यहां पर 4 लाख का, 4 लाख का। तो एसेट तो अपना क्रेडिट पड़ेगा 4 लाख से, ठीक है ना, टू पीपीई अकाउंट, ये 4 लाख, ये तो अपना तय है, पक्का है। एसेट की वैल्यू 4 लाख कम गई तो एसेट हमने 4 लाख क्रेडिट कर दिया। अब हम डेबिट किसको करें, देखो यहां पर ध्यान से समझना, 4 लाख का आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होने के कारण आपका 4 लाख का नुकसान हो रहा है, या 4 लाख का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख है ऑलरेडी, लेकिन लॉस यहां पर 4 लाख का है। तो 4 लाख में से 3 लाख तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने कंधे पे बोझ ले लेगा, ठीक है ना, वो खुद खत्म हो जाएगा और अपने कंधे पे 3 लाख का बोझ ले लेगा। लेकिन बाकी 1 लाख जो आपका और है, जो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस जिसको सह नहीं पाएगा, उसके लिमिट के बाहर जो है, उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें डेबिट होंगी, 2 अकाउंट्स। एक होगा आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, अकाउंट, ये कितने का डेबिट होगा, 3 लाख। और एक होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये होगा 1 लाख। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर जो 5 है उसका सोल्यूशन। तो आपको जर्नल एंट्री मांगा था, देखो ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज, मैंने जर्नल एंट्री आपको बता दिया, और इम्पैक्ट कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी था। बस यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस में होगा और उस हिसाब से कितना मेरा अपवर्ड हो रहा है, कितना डाउनवर्ड हो रहा है, तो हर सिनेरियो को हमको कैसे हैंडल करना है। ऑलरेडी ये चीज़ तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बता ही दी है, इस एग्जाम्पल से आप पूरा क्लियरली समझ चुके होंगे, फिर भी मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन जो है ये करा दिया। ठीक है, आपके लिए होमवर्क जो होगा आज का वो होगा इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन जो कि रिवैल्यूएशन के ऊपर है। कहाँ गया भैया, ये रहा इलस्ट्रेशन 10 आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से करना है। तो एक ही इलस्ट्रेशन इस चैप्टर में ऐसा था जो मैंने आपको नहीं कराया, वो है इलस्ट्रेशन 10। बहुत ईजी है, सोल्यूशन भी दिया हुआ है, मुझे पक्का पता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आने वाला, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यश ने इसको रिक्वेस्ट किया है कि सर ये वाला क्वेश्चन जरूर करा दीजिएगा, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 मैं आपको करा दूंगा अगले वीडियो में। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको कराने की, अगर टाइम परमिट करता है तो। वैसे डिप्रिसिएशन में मैंने मार्क्स की वेटेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपका सीखना अच्छे से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पर हम एंड करते हैं, मतलब आज के लेक्चर को, टॉपिक तो अभी एंड नहीं हुआ, एक क्लास और होगी। इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।